Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel. My name is Abu Bakr Khan and I am the student of MBBS, and this is the 11th lecture of PMC MDCAT crash course. Today we will discuss life processes in animal. But before starting a topic, if you are new on my channel, please do subscribe my channel, and if you like the video, give thumbs up to the video. Okay, let's move toward the topic. तो जैसे कि हमने yesterday बात की थी कि लाइफ प्रोसेस इन प्लांट हमने पढ़ा था, तो इसमें बहुत सारे सिस्टम हमने पढ़े थे, जैसे गैसेस एक्सचेंज था, ठीक है जी, रिप्रोडक्शन, नरिशमेंट, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, मूवमेंट, ठीक है जी, ये सारे हमने पढ़े थे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस इन एनिमल में जितने भी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं एनिमल में, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे गैसेस एक्सचेंज है, ठीक है जी, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये हमने पढ़े हैं, ठीक है जी। आज का हमारा जो टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है जी, एमडीकेट और पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे साथ दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं सिंगल सर्किट और एक को हम कहते हैं डबल सर्किट। अच्छा जी, तो सिंगल सर्किट क्या है और डबल सर्किट क्या है? तो सिंगल सर्किट जो है, जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ फ़िश की, तो फ़िश में जो है वो सिंगल सर्किट पाया जाता है, लेकिन अब हम समझते हैं कि सिंगल सर्किट होता कैसा है और क्या है। तो सिंगल सर्किट जो है इसमें ब्लड, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है थ्रू गिल्स, और गिल्स से जो है फिर जितना भी ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है जी, फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फिर वापस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आफ्टर बॉडी जो है वो हार्ट को आता है, फिर जो है हार्ट ब्लड जो है वो देता है, गिल्स को पंप करता है, फिर गिल्स में जो है वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं। तो इसी तरह जो है एक सर्किट पाया जाता है जो कि फ़िश में पाया जाता है, हम उसको कहते हैं सिंगल सर्किट। अच्छा, अब हम बात करते हैं डबल सर्किट की कि डबल सर्किट क्या है। तो पहले तो हमें जो है इसके एग्जांपल को समझना चाहिए, एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल और एम्फीबियन, ये जो है वो डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है कि एक्सेप्शन है, तो फ़िश जो है फ़िश में सिंगल सर्किट पाया जाता है। तो डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो दो सर्किट इन्वॉल्व होते हैं, एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट और दूसरे को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्किट, ठीक है जी, सिस्टेमिक सर्किट। तो पल्मोनरी सर्किट जो है, जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है, पल्मोनरी, अक्सर जो है ये वर्ड हम यूज़ करते हैं लंग को, ठीक है जी। तो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है जी, ऑक्सीजनेशन के लिए हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है थ्रू लंग्स, और फिर लंग्स से जो है फिर वापस ब्लड आता है हार्ट को, ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट हमारा सर्किट स्टार्ट होता है सिस्टमिक सर्किट। तो हार्ट फिर जो है ब्लड को पंप करता है थ्रू बॉडी, थ्रू आयोटा, फिर जो है सारे बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है जितने भी ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें जो है हमारे साथ दो सर्किट पाया जाता है, एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट, दूसरे को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्किट, ठीक है जी। अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सेप्शन है इधर, ठीक है जी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो है एमडीक्यू के जितने भी वो टफ क्वेश्चन आते हैं तो उसी में जो है वो ये क्वेश्चन आते हैं। अगर हम फीटस की बात करें, फीटस की, तो उधर जो है फीटस के लंग जो है वो काम नहीं करते, तो उधर हमारे साथ पल्मोनरी सर्किट उधर वर्क नहीं करता, ठीक है जी, क्योंकि जितना भी फीटस है तो वो ऑक्सीजन जो है वो अपने मदर के बॉडी से लेता है, ठीक है जी। तो उधर सिर्फ ओनली सिस्टमिक सर्किट काम करता है, ठीक है जी। तो क्योंकि हमें पता है कि फीटस के जो लंग है उधर ऑक्सीजन नहीं होता, वो खुद जो है वो गैस इनहेल नहीं कर सकता ऑक्सीजन गैस, तो वो पल्मोनरी सर्किट उधर जो है वो काम नहीं करता, तो उधर पल्मोनरी सर्किट वो नॉन फंक्शनल होता है। हम वाल्व्स की बात करते हैं, वाल्व्स की के हार्ट के जो है बहुत सारे वाल्व है, ठीक है जी, हमने उसको दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, एक को हम कहते हैं, ठीक है जी, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, और दूसरे को हम कहते हैं सेमिल्यूनर वाल। हम इसको जो है डीपली डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है, ठीक है जी। तो वाल, अच्छा जी, वाल है क्या? वाल जो है ब्लड को जो है वन डायरेक्शन में अलाउ करता है कि आप जो है ब्लड वन डायरेक्शन में चले, ठीक है जी, वो उसको रेजिस्ट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड जो है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे साथ वाल्व है क्या, ठीक है जी। बुक में एक एग्जांपल आई है मेट्रल वाल की, ठीक है जी, मेट्रल वाल। तो मेट्रल वाल है क्या? अक्सर जो है वो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बाइकस्पिड वाल में और मेट्रल वाल में, तो ये क्या है? तो बाइकस्पिड वाल और मेट्रल वाल ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है जी।
बाइकस्पिड वाल और मिट्रल वाल दोनों एक ही चीज़ें है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें बाइकस्पिड वाल की, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है, लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है। तो एमसीक्यूज़ के लिए बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड वाल की, कि ट्राइकस्पिड वाल कहाँ होता है, ठीक है जी, और ये कहाँ पाया जाता है। तो ट्राइकस्पिड वाल की अगर हम बात करें तो ये राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है, ठीक है जी, राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मिट्रल वाल, बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, ठीक है जी। तो हम इसको कलेक्टिवली कहेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, ठीक है जी, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। अच्छा जी, अब हमारे साथ एक दो वाल्स और भी है, जैसे कि मैंने पहले बात की सेमिल्यूनर वाल, तो सेमिल्यूनर वाल के अंदर जो है फिर दो वाल्स और आते हैं, ठीक है जी। तो सेमिल्यूनर वाल जो है वो कंपोज होते हैं, कंसिस्ट करता है, ठीक है जी, कंसिस्ट करता है। उसको हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक को हम कहते हैं आयोटिक वाल और दूसरे को हम कहते हैं पल्मोनरी वाल। ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है जी। आयोटिक वाल जैसे कि नाम से जाहिर है, ठीक है जी, आयोटा में पाया जाता है, ठीक है जी, ब्लड को जो है बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जिस तरह आयोटा होता है उधर जो है ये आयोटिक वाल पाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें पल्मोनरी वाल के, तो ये पल्मोनरी वाल जैसे हार्ट से ब्लड निकलता है लंग्स को, तो जैसे ही निकलता है इधर जो है एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, ठीक है जी। कोलेक्टिवली हम दोनों को कहते हैं सिमिलूनर वाल। सिमिलूनर वाल क्यों कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि इनकी शेप की वजह से, सिमी मीन हाफ, लूनर मीन मून, तो इसका जो शेप होता है वो हाफ मून शेप होता है, ठीक है जी। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं सिमिलूनर वाल। अच्छा जी, ये डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं हार्ट बीट को डिटेक्ट करने के लिए। तो अक्सर उन लोगों को लब और डब का साउंड जो है वो महसूस होता है। तो लब और डब का साउंड है क्या, तो लब जो है, लब ये फर्स्ट साउंड होता है, ठीक है जी, हार्ट बीट का, जिधर जो है वो आर्ट्रोवेंट्रिकुलर वाल, जैसे हमने पहले बात की है कि बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल जब दोनों क्लोज होते हैं, ठीक है जी, तो लब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात, डब साउंड कहाँ प्रोड्यूस होता है, डब साउंड तभी प्रोड्यूस होते हैं जब सिमिल्यूनर वाल, इसमें दोनों वाल्स आते हैं, आयोटा का जो वाल भी आता है, आयोटिक में जो वाल वो भी आता है, और पल्मोनरी वाल ये भी आता है। जब दोनों क्लोज होते हैं तो फिर डब साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। तो ये दोनों जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि हार्ट बीट को डिटेक्ट करें। डॉक्टर्स जो है वो यूजुअली स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं हार्ट बीट को डिटेक्ट करने के लिए, तो उनको ये लब और डब जो है ये वॉइस महसूस होता है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं एस ए नोड और ए वी नोड, ये क्या है, ठीक है जी। एस ए नोड और ए वी नोड, आर्ट्रियल नोड और आर्ट्रोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है जी। तो ये क्या है, एस ए नोड जो है वो इम्पल्स जनरेट करते हैं, हम इसको कहते हैं नेचुरल पेस मेकर, ठीक है जी, इम्पल्स जनरेटिंग टिश्यू है, ठीक है जी। और पाया कहाँ जाता है, ये पाया इधर जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो ये ऐसे नोड जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है जी, यहाँ पर इसके टिश्यू यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं एवी नोड को। फिर एवी नोड जो है वो बंडल ब्रांच के साथ और जो है वो सिग्नल पूरे हार्ट में ट्रांसमिट करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एवी नोड क्या है और एवी नोड कहाँ पाया जाता है, ठीक है जी। तो एवी नोड को हम रिले स्टेशन ऑफ हार्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एवी नोड को हम क्या कहते हैं, तो एवी नोड को हम रिले स्टेशन ऑफ हार्ट भी कहते हैं। और जैसा कि हमने बात की थी केमिकल नर्वस कोऑर्डिनेशन में थैलेमस की, कि थैलेमस जो है वो रिले स्टेशन है ब्रेन का, तो इसी और ऐसी सेम एज वो एवी नोड जो है वो रिले स्टेशन है हार्ट का, ठीक है जी। तो ये कहाँ होता है, तो ये एवी नोड जो है हमारे साथ इधर इस पोजीशन पर होता है, ठीक है जी। एवी नोड हमारे साथ इस पोजीशन पर होता है। ये एस ए नोड हो गया और ये एवी नोड हो गया, ठीक है जी। इधर से फिर ये बंडल ब्रांच को सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, फिर जो है वो बंडल ऑफ इसको सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, फिर जो है दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, इसको हम कहते हैं बंडल ब्रांच। फिर जो है आगे एक्सटेंशन होती है पुरकिंजिस फाइबर, जैसे कि फिर हार्ट में जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है। अच्छा, हम आगे बात करते हैं, ठीक है जी।
तो ये लोअर बैक सेक्शन ऑफ इंटर ऑरिकल रिसेप्टर में होता है। ये बात हमने कर ली, ठीक है जी। ऐसे नोट जब हमारे साथ नॉन फंक्शनल हो जाते तो तभी हम आर्टिफिशियल फेसमेकर बाहर से इम्प्लांट करते हैं नियर AV नोड, ठीक है जी। ये बात भी इसमें होगी। दूसरी बात AV नोड की अगर हम बात करें तो ये इम्पल्स कंडक्ट करता रहे फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल। हम दूसरी बात करते हैं कि AV नोड का फंक्शन क्या है। तो AV नोड का फंक्शन है ये जो इम्पल्स आता है SA नोड से उसको जो है वो थोड़ा सा डिले करता है, तो ये इसी में जो है अहम काम अदा करता है। AV नोड के बाद ये जो इम्पल्स जाता है उस वो बंडल ऑफ हिज में जाता है, ठीक है जी। तो अब हम बंडल ऑफ हिज को पढ़ते हैं कि बंडल ऑफ हिज क्या है। तो बंडल ऑफ हिज जैसे कि हमने पहले बात की थी, ठीक है जी। डायग्राम में हमने देखा था कि स्पेशल फाइबर जो है हमारे साथ फाउंड करते हैं सी इंट्रोवेंट्रिकुलर रिसेप्टर में, ठीक है जी। हम उसको बंडल ऑफ हिज कहते हैं। फिर हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए, ठीक है जी। एक को हम कहते हैं राइट वेंट्रिकुलर बंडल ब्रांच और एक दूसरे को हम कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है जी। तो इसको हमने फिर डिवाइड किया हुआ है। एक्सटेंशन है, फिर जो आगे फर्दर बंडल ब्रांच के एक्सटेंशन जो है फिर जाते हैं, फिर स्मॉल फाइबर में जो है वो डिवाइडेड हो जाते हैं, तभी जो है फिर पुरकिंजिस फाइबर फिर बनते हैं। सारों का काम जो है वो इम्पल्स को कंडक्ट करना है। जो नर्व इम्पल्स जो है बनते हैं ऐसे नोड में उसको थ्रू द हार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले। बंडल ब्रांच जो है वो फिर जो है मैंने जिससे बात की कि एक्सटेंशन जो है हमें देता है, ठीक है जी। फर्दर डिवाइड होता है एक्सटेंशन में, स्मॉल एक्सटेंशन में, जिसको हम कहते हैं पुरकिंजिस फाइबर, ठीक है जी। पुरकिंजिस फाइबर। अब हम पुरकिंजिस फाइबर को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, एमडीकेट के हवाले से। अच्छा, हम अब बात करते हैं पुरकिंजिस फाइबर की। तो पुरकिंजिस फाइबर को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था जैन इवेंजेलिस्टा पुरकैनी ने, ठीक है, 1839 में। दूसरी बात, ये ओनली प्रेजेंट इन वेंट्रिकल। ये बात MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आ जाएगा MCQs में कि पुरकिंजिस फाइबर आर आल्सो इन आर्ट्रियम और बोथ और नन, ठीक है जी। तो सिर्फ ओनली वेंट्रिकल में जो है वो पाए जाते हैं, तो ये बात MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, पुरकिंजिस फाइबर एक्सटेंशन है, तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है, प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस होता है, ठीक है जी। ऐसे नोड से आता है AV नोड में, AV नोड से फिर बंडल ऑफ हिज में जाते हैं और फिर बंडल ऑफ हिज जो है वो डिवाइड करता है करंट को राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। फिर जो है फर्दर हमें गियोराइज करते हैं एक्सटेंशन, जिसको हम कहते हैं पुरकिंजिस फाइबर। सारों का काम जो है वो नर्व इम्पल्सेस को जो है कंडक्ट करना है थ्रू द हार्ट। नेक्स्ट हम जो है हार्ट के लेयर्स की बात करें कि हार्ट के जो है वो कितने लेयर है। जो आउटर लेयर है हम उसको कहते हैं एपिकार्डियम, ठीक है जी, एपिकार्डियम। मिडल जो लेयर है हम उसको कहते हैं मायोकार्डियम और इनर जो है हम उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। तो अक्सर MCQs में ये भी आते हैं। हार्ट के जो मसल है, स्पेशल मसल, हम उसको कहते हैं मायोजेनिक मसल, ठीक है जी। मायोजेनिक मसल, जो स्केलेटन की जो मसल है हम उसको कहते हैं स्केलेटल मसल। हार्ट के जो मसल है हम उसको कहते हैं मायोजेनिक मसल, ठीक है जी। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल है। दूसरी बात, ये स्ट्राइएटेड है, ठीक है जी, स्ट्राइएटेड है। और तीसरी बात, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मींस के ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जो है ऑल द टाइम वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, हार्ट के जो मसल है वो थकते नहीं है। अगर स्केलेटल मसल की बात करें तो अगर बहुत सारे एक्सरसाइज हम कर ले तभी जो है वो बाद में थकते हैं, लेकिन हार्ट मसल जो है वो कंटिन्यूसली 24 आवर जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो ये थकते नहीं हैं। कार्डियक मसल की अगर हम बात करें तो वन कंप्लीट कंट्रैक्शन कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करें तो वन कंप्लीट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है जी। ये जो है 0.8 सेकंड लेता है टोटल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हार्ट के, ठीक है जी। तो हम उसको जो है थोड़ा सा डीपली डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कार्डियक साइकिल जो है इसमें कौन कौन से फेज़ होता है और वो फेज़ कौन कौन से कितना टाइम लेता है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें कंट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल की, फर्स्ट स्टेप जो है वो कार्डियक साइकिल में है, तो कंट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल जो है 0.1 सेकंड लेता है, ठीक है जी। कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल ये 0.3 सेकंड लेता है। कंट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल में जो है बोथ ऑरिकल जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल की। तो कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल 0.3 सेकंड ड्यूरेशन लेता है, ठीक है जी।
और उसके बाद हम बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल की। तो रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल में, कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल में बेसिकली जो है दोनों वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल में दोनों वेंट्रिकल वो रिलैक्स होते हैं, फिर जो है वो इसमें ब्लड आ जाता है रिस्पेक्टिव आर्टरियम से। हम हार्ट बीट की बात करते हैं। नॉर्मल हार्ट बीट जो है जो कि 72 बीट्स पर मिनट है, ठीक है जी। 72 हार्ट बीट्स पर मिनट है, पर एक मिनट में जो है वो 72 बीट्स होते हैं हार्ट के, नॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है जी। ये बात भी इसमें हो गई। MCQs के लिए जनरल से MCQs है, अक्सर जो है MCQs में आ जाता है, तो ये हमें याद होना चाहिए। 72 बीट्स जो है 72 बीट्स 1 मिनट ही लेता है, ठीक है जी। तो 1 कार्डिक साइकिल या 1 हार्ट बीट कितना लेगा, तो ये 0.8 सेकंड लेगा, ठीक है जी। 0.8 सेकंड। तो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एक्सरसाइज, ये जो हार्ट बीट है ये फिर इसका जो वैल्यू है वो ऊपर बढ़ जाती है, ठीक है जी। या हम मेडिसिन लेते हैं कैफीन, ठीक है जी, तो इससे भी जो है वो हार्ट बीट बढ़ता है। तो ये हार्ट बीट ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एक्सरसाइज हार्ट बीट जो है वो 120 बीट्स पर मिनट तक पहुंच जाता है, ठीक है जी। तो हम अब बात करते हैं कि एक हार्ट बीट में जो है वो हार्ट कितना ब्लड जो है वो पोर करता है, देता है बॉडी को, ठीक है जी, इनटू आयोटा विद ग्रेट प्रेशर। तो एक हार्ट बीट में जो है वो 85 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो ब्लड हार्ट जो है पंप करता है आयोटा में, ठीक है जी, कि बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसका जो 20% ब्लड है, ठीक है जी, 85 मिलीलीटर का, तो वो बोथ किडनी जो है वो रिसीव करते हैं। तो MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किडनी जो है वो कितना ब्लड रिसीव करती है। तो 20% ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय बोथ किडनी ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट ऑफ इन विच हार्ट पम्प 85 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड टू द बॉडी, ठीक है जी। तो ये बात MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। हाईएस्ट स्पीड ऑफ ब्लड जो है वो 425 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है जी, 425 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और लोवेस्ट स्पीड ऑफ ब्लड जो है वो 1 मिलीमीटर पर मिनट है, ठीक है जी, जो कि कैपिलरी में होता है। कैपिलरी में अब एक बात आती है, ठीक है जी, हाई स्पीड ऑफ ब्लड जो है तो बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है कि जितनी भी बॉडी के पार्ट्स है उस तक जो है वो ब्लड पहुंच जाए। लेकिन कैपिलरी में स्पीड लो इसी वजह से होता है कि इसमें जो जितने भी ऑक्सीजन है वो बॉडी के हर सेल तक पहुँच जाए। दूसरी बात, जितनी भी वेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है जी, वो वापस ब्लड में आ जाए ताकि उसको जो है वो फिर फिल्टर करे। जैसे CO2 होता है, ठीक है जी, सेल में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बन जाता है, तो वो कैपिलरी में फिर डिफ्यूज़ हो जाते हैं ब्लड के साथ और फिर वो बाहर निकल आ जाता है। अब हम जो है ECG की बात करते हैं, ठीक है जी। ECG एक टेक्निक है जो कि बुक में मेंशन है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सिलेबस में तो इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी जो है इसको चाहे कि इसको एक्सप्लेन कर लूँ, क्योंकि बास टाइम जो है वो MCQs में MCQs में आता है, इम्पोर्टेंट है इसी वजह से, ठीक है जी। तो इसको बस जनरली डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन से स्टेप होते हैं। तो जैसे कि ECG का डायग्राम है, ठीक है जी, ECG पेपर पर ये डायग्राम बना हुआ होता है, ठीक है जी। तो इसमें जो P वेव इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओरिकल। इसमें जो है वो बहुत ओरिकल जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है जी। और ये लेता है 0.1 सेकेंड, ठीक है जी, ये लेता है 0.1 सेकेंड ये लेता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें QRS कम्प्लेक्स की, ठीक है जी, QRS कम्प्लेक्स की, तो इसमें बहुत वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं और ये लेता है 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड लेता है, ठीक है जी सर, हमने बात की है। और T वेव की अगर बात करें तो इसमें जो है बहुत वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होती है और ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन लेते हैं 0.4 सेकेंड ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट, ठीक है जी। ये बात भी इसमें हो गई। अच्छा, हम ECG क्यों करते हैं? तो ECG हम इस वजह से करते हैं कि बॉडी में जो है वो हार्ट के, अगर हार्ट एबनॉर्मल हार्ट बीट करता है, ठीक है जी, इरेगुलर हार्ट रिदम होता है, ठीक है जी, तो हम उसको कहते हैं आर्थम्स। और दूसरी बात, बहुत सारे जो है कोरोनरी आर्टरीज जो है वो हार्ट के ब्लॉक हो जाए तभी फिर हम ECG करता है, ठीक है जी। और अगर किसी बंदे को मायोकार्डिक इन्फेक्शन है, पिछली मरतबा उसको जो है वो हार्ट अटैक हुआ है, तभी जो है हम डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए ECG करते हैं। अब हम सीक्वेंस पढ़ते हैं। सीक्वेंस हम पढ़ते हैं कि
ब्लड वेसल जो कि हार्ट ब्लड को पंप करता है आयोटा में, ठीक है जी। फिर आयोटा से ब्लड जाता है आर्टरीज को, आर्टरी से फिर आर्ट्रियोल्स में, ठीक है जी। फिर कैपिलरीज में, फिर वेन्यूल्स में, फिर वीन में और फिर वेना कावा में, ठीक है जी। तो ये इस तरह जो है नॉर्मली ब्लड जो है इस पाथवे को फॉलो करता है। लेकिन एक दो एक्सेप्शन है, वो मैं इधर जो है वो शामिल करूँगा एमसीक्यूज़ के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जैसा कि हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस की, ठीक है जी। ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? ग्लोमेरुलस को बंच ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं, ठीक है जी। ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं? बंच ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं और पाया जाता है किडनी में, ठीक है जी। किडनी में पाया जाता है। एफेरेंट आर्ट्रियोल, एफेरेंट का मतलब है अंदर जाए, जो आर्ट्रियोल किडनी के अंदर जाए, ठीक है जी। एफेरेंट आर्ट्रियोल, फिर कैपिलरी, फिर एफेरेंट आर्ट्रियोल। इसमें अगर हम बात करें तो एफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है जी। हमने बात की है कि आर्ट्रियोल्स फिर कैपिलरीज फिर वेन्यूल्स में आएगा, लेकिन इधर जो है फिर दूसरी एफेरेंट आर्ट्रियोल में जाता है, ठीक है जी। इधर फिर वेन्यूल्स में नहीं आता, तो ये इधर एक्सेप्शन है, ठीक है जी। ये जो हम नॉर्मल जो प्रोसेस है, जिस तरह ब्लड जाता है उससे थोड़ा सा हट के है, ठीक है जी। जितनी भी जो कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज जिस तरह हमने बात की कि कैपिलरीज के बाद फिर वीन्स बनते हैं, वेन्यूल्स बनते हैं, ठीक है जी। और आर्ट्रियोल्स के बाद फिर कैपिलरीज बनते हैं, ठीक है जी। लेकिन इधर एक एक्सेप्शन है लिवर में, ठीक है जी। इधर एक एक्सेप्शन है लिवर में, जैसे कि हमने बात की आर्ट्रियोल बनाएगा कैपिलरीज को, ठीक है जी। लेकिन इधर एक एक्सेप्शन ये है कि हेपेटिक पोर्टल वेन जो है लिवर में कैपिलरीज बनाएगा, ठीक है जी। हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर में कैपिलरीज बनाएगा, तो इधर ये भी एक एक्सेप्शन है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये जो 30% जितने भी वो कंसेप्चुअल एप्लीकेशन वाले एमसीक्यूज़ है, ठीक है जी, तो उसमें ये वाले एमसीक्यूज़ आता है, ये वाला कंसेप्चुअल आता है, ठीक है जी। तो हम इसको समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्री कैपिलरी स्पेंचर, ठीक है जी। प्री कैपिलरी स्पेंचर, प्री कैपिलरी स्पेंचर जो है कैपिलरीज में होता है, ठीक है जी। ये करता क्या है? ये करता यह है कि ये ब्लड के कंट्रोल को, ये ब्लड को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। ब्लड को मेंटेन करता है, कैपिलरीज में उसको कंट्रोल करता है। जब ब्लड जो है, जब ब्लड जो है वो टिश्यू से बाहर हो जाता है, ठीक है जी, इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी, तो उधर टिश्यू स्पेसेस में और एक्स्ट्रा स्पेस में जो सेलुलर फ्लूइड है वो बाहर चला जाता है, ठीक है जी। तो ये इस कंडीशन को हम कहते हैं एडेमा, ठीक है जी। कैपिलरी से जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, प्री कैपिलरी स्पेंचर ये कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब प्री कैपिलरी स्पेंचर पर प्रेशर बढ़ जाता है या ये डैमेज हो जाता है, ठीक है जी, जितने भी फ्लूइड्स होते हैं कैपिलरी में वो फिर बाहर जाते हैं, ठीक है जी। बाहर जाता है तो टिश्यू स्पेस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एडेमा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आर्टरी की, ठीक है जी। आर्टरी की जनरल बात करते हैं, जो बात एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है जी। लार्ज आर्टरी है 3 लेयर, ठीक है जी। आर्टरी है लार्ज आर्टरी कौन सी है? ठीक है जी, आयोटा है, ठीक है जी, आयोटा। तो ये लार्ज आर्टरी है, तो इसके 3 लेयर होते हैं। पहले को हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है बाहर लेयर होता है, ट्यूनिका मीडिया मिडल वाला और ट्यूनिका इंटरना इनर वाला लेयर होता है, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट जो आर्ट्रियोल होते हैं, स्मॉलेस्ट जो आर्ट्रियोल उस पर 2 लेयर्स होते हैं। लार्ज आर्टरी होती है उसके 3 लेयर होते हैं, लेकिन जो स्मॉलेस्ट आर्ट्रियोल होते हैं उसमें 2 लेयर होते हैं। उसमें जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो एब्सेंट होता है, उसमें जो है ट्यूनिका मीडिया होता है और ट्यूनिका इंटरना होता है। दूसरी बात ट्यूनिका इंटरना जो, ये बात एमसीक्यूज़ के लिए बहुत मरतबा ये आया है कि ट्यूनिका इंटरना जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, तो ट्यूनिका इंटरना जो है वो स्केमस एपिथेलियम से बना हुआ है। तो ये बात एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेसा वेसोरम की, कि वेसा वेसोरम क्या है, ठीक है जी। तो वेसा वेसोरम हम उसको कहते हैं कि वेसल ऑफ वेसल। जैसे आप खुद सोचें कि लार्ज आर्टरी जो है एक आर्टरी है, ठीक है जी, एक आर्टरी है या एक वीन है, ठीक है जी। एक आर्टरी की अगर हम बात करें तो एक आर्टरी की अगर हम बात करें तो ये लार्ज आर्टरी है, ठीक है जी। तो आर्टरी को खुद ब्लड जो है वो कौन सप्लाई करता है, तो आर्टरी के ये तो ब्लड दूसरों को सप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें जो है वो अंदर और स्मॉल जो है वो आर्टरी होते हैं, ठीक है जी, वेसल ऑफ वेसल होते हैं, ठीक है जी। तो हम उसको कहते हैं वेसा वेसोरम। ये एज ए कैपिलरीज होते हैं। इसमें अगर ये हमारे साथ एक आर्टरी हो गई, ठीक है जी, एक आर्टरी हो गई आर्टरी, तो उसमें जो है स्मॉल कैपिलरीज होते हैं, ठीक है जी, कैपिलरीज होते हैं।
तो ये जो है आर्टरी में ब्लड को सप्लाई करता है, ठीक है जी, क्योंकि आर्टरी को भी जो है वो ब्लड की ज़रूरत होती है कि ये जो है सरवाइव करे। तो ये पेसा वेसोरम जो है वो आर्टरी को ब्लड सप्लाई करता है। आर्ट्रियोल की डायमीटर की अगर हम बात करें तो ये 3 मिलीमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर में इसका डायमीटर होता है। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है एमसीक्यूज़, ठीक है जी, तो इसको भी याद रखें। डायमीटर ऑफ कैपिलरी की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा जो है आरबीसी के साइज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि उसमें जो है वो आरबीसी चला जाए। तो ठीक है जी, मोर देन आरबीसी साइज, ठीक है जी, ये कैपिलरी का डायमीटर, ठीक है जी, जो कि होता है 7.5 माइक्रोमीटर कैपिलरी का डायमीटर होता है। अगर हम एवरेज ब्लड प्रेशर की बात करें आर्टरी में और वीन में, तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आर्टरी में जो है वो 100 मिलीमीटर ऑफ एचजी जो है वो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है, और जो वीन में 2 मिलीमीटर एचजी ये जो है ब्लड प्रेशर होता है वीन्स में। विन्यूल की अगर हम बात करें कि थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करते हैं विनील को, ठीक है जी, जो कि एमडीकेट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें साइज़ की बात करें तो 8 से लेकर 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इसमें जो है वो डायमीटर होता है विन्यूल का, ठीक है जी। दूसरा हम बात करें कि आर्टरीज़ और वीन के दरमियान जो फ़र्क है उसको थोड़ा सा हम उस पर बात करते हैं कि कौन सा फ़र्क है जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट हो, ठीक है जी। तो वीन जो है वीन आर्टरी पर जितने भी ब्लड प्रेशर बन जाता है, ठीक है जी, ब्लड उसमें आ जाते हैं तो उसको जो है वो सही से इजीली उसको ट्रेवल कर देते, कंडक्ट कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसको ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। लेकिन वीन जो है वीन क्योंकि वो इलास्टिक है, ठीक है जी, आर्टरी इलास्टिक है, लेकिन वीन की अगर हम बात करें तो वीन हमारे साथ लेस इलास्टिक है, ठीक है जी, लेस इलास्टिक है। तो ये ज़्यादा जो है वो ब्लड प्रेशर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो इस दूसरी बात कि इसमें वाल्व्स होते हैं, ठीक है जी, वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को, जो कि अगर वीन है, ठीक है जी, तो उसमें वाल्व होते हैं, वाल्व इससे जो है हार्ट चला जाता है लेकिन वापस फिर जो है वो नहीं आ सकता क्योंकि वाल्व है। और आर्टरी की अगर हम बात करें तो आर्टरी में जो है वो वाल्व नहीं होते एक्सेप्ट आयोटा, लेकिन वो वाल्व भी जो है वो आयोटा में है हार्ट के नज़दीक, जिसको हम कहते हैं आयोटिक वाल्व, ठीक है जी। जिस तरह दूसरी साइड पर जो है वो लंग के दरमियान है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, ठीक है जी। लिम्फ वेसल दोनों वाल्व को हम कहते हैं आयोटिक वाल्व को और पल्मोनरी वाल्व को सेमिलूनर वाल्व, ठीक है जी। और जो दूसरे हार्ट के अंदर वाल्व है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को हम कहते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है जी। दूसरी हम बात करें कि लिम्फ वेसल जो है, लिम्फ वेसल जो कि लिम्फ को कैरी करते हैं, उसमें भी जो वाल्व होते हैं, ठीक है जी, उसमें भी वाल्व होते हैं जो कि प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो को। इधर हम बात करते हैं एक आर्टरी की जो कि अक्सर एमसीक्यूज़ में आते थे, हमारा टाइम पर बहुत आया था, ठीक है जी। एमसीक्यूज़ में 2-3 मरतबा मैंने इसको जो है प्रैक्टिस टेस्ट के एमसीक्यूज़ में देखा था। मेजेंट्रिक आर्टरी के मेजेंट्रिक आर्टरी क्या है, तो मेजेंट्रिक आर्टरी जो है जो कि ब्लड सप्लाई करता है इंटेस्टाइन को, ठीक है जी, इंटेस्टाइन को ये ब्लड सप्लाई करता है। मेजेंट्रिक आर्टरी जो है जो कि डिवाइड होता है कैपिलरीज में इंटेस्टाइन में, ठीक है जी, एंड देन ये रीयूनाइट होता है, ठीक है जी, कंबाइन होता है हेपेटिक पोर्टल वीन में, ठीक है जी, हेपेटिक पोर्टल वीन में ये फिर कंबाइन हो जाता है। तो ये बात भी एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हेपेटिक पोर्टल वीन है ना, ये फिर लेवर में एंटर हो जाते हैं और फिर जो है ये कैपिलरी में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है जी, कैपिलरी में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और ये हमें फिर देता है हेपेटिक वीन, ठीक है जी। हेपेटिक पोर्टल वीन जो है फर्स्ट ये होता है कि मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है और उधर जो है कैपिलरी में डिवाइड हो जाते हैं, कैपिलरी में डिवाइड हो जाते तो इससे फिर हमारे साथ हेपेटिक पोर्टल वीन जितनी भी कैपिलरी है वो रीयूनाइट होते हैं और हेपेटिक पोर्टल वीन बनाते हैं और हेपेटिक पोर्टल वीन लीवर में चला जाते हैं, उधर जो है ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है जी। तो कैपिलरीज में ये डिवाइड हो जाता है तो तभी ये हमें देता है हेपेटिक वीन, ठीक है जी। जितनी भी कैपिलरी है वो फिर रीयूनाइट होते तो हमें देते हैं हेपेटिक वीन, ठीक है जी। देन हेपेटिक वीन जो है वो वेना केवा में वीन्स में चला जाता है, लार्ज वीन में, फिर वेना केवा में, और फिर जो है वो हार्ट जितने भी इसमें ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट को सप्लाई कर देता है, ठीक है जी। मैंने बात की थी किंगडम एनिमिलिया में बेंड रीजन ऑफ हायोटा, ठीक है जी, उसमें भी मैंने उधर जो है वो डिस्कस किया था कि
मेमल जो है, मेमल उसमें लेफ़्ट आयोटिक आर्क होता है, ठीक है जी, आयोटिक आर्क, ठीक है जी। मेमल में लेफ़्ट आयोटिक आर्क होता है जो कि आयोटा, बेल्ट रीजन ऑफ आयोटा को हम कहते हैं आयोटिक आर्क, जो कि मेमल में लेफ़्ट आयोटिक आर्क होता है। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड में जो है वो, बर्ड्स में जो है वो राइट आयोटिक आर्क होता है, और जो फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल में जो है वो पेयर ऑफ आयोटिक आर्क होते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कैपिलरीज़ की बात करें कि कैपिलरीज़, ये जो साइड में टेबल था बुक में, तो उधर से मैंने ये हिट किया, ठीक है जी। कैपिलरीज़ की अगर हम बात करें तो 60,000 माइल जो है, जितनी भी अगर हम कैपिलरीज़ को माइल्स में एज ए कंपेयर करें तो 60,000 माइल जो है ये कैपिलरीज़ बनते हैं, ठीक है जी। अगर टोटल सरफेस की अगर हम बात करें तो ये इतना सरफेस बनाएगा कि 800 to 1000 जो है मीटर ये सरफेस एरिया को कवर करेगा, ठीक है जी। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 5 लीटर जो है ये इसका कैपिलरीज़ का वॉल्यूम होगा, जो कि वॉल्यूम जो कि कम इक्वल है वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है जी। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम बात करते कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी, एमडीकेट के हवाले से कि अच्छा, अब मैं जो है 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ फीटस के हवाले से, ठीक है जी। जब फीटस में जब ब्लड जो है वो एंटर करता है राइट आर्टरी में, ठीक है जी, जब फीटस में ब्लड जो है वो एंटर करता है राइट आर्टरी में, ठीक है जी, तो तब जो है ये फिर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जो है वो नहीं जाता, ठीक है जी, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में नहीं जाता। ये फिर राइट आर्टरियम से इधर जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन ओवल, ठीक है जी, जो स्ट्रक्चर होता है इसी के थ्रू राइट आर्टरियम से जो है लेफ़्ट आर्टरियम में ब्लड चला जाता है, ठीक है जी, राइट आर्टरियम से लेफ़्ट आर्टरियम में ब्लड चला जाता है, ठीक है जी। ये फोरामेन वाल या फोरामेन ओवल ये जो है फिर ये क्लोज हो जाता है स्पॉन्टेनियसली आफ्टर बर्थ, लेकिन कुछ बेबीज़ में जो है ये फिर बंद नहीं हो जाता, ठीक है जी। तो उधर जो है एक कंडीशन आती है, ठीक है, डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं ब्लू बेबी साइनोसिस, ठीक है जी, ब्लू बेबी साइनोसिस। तो ब्लू बेबी साइनोसिस इसको कहते हैं, ठीक है जी। ये कौन सा कंडीशन होती है, इसमें ऐसा होता है कि जो फोरामेन ओवल वाल होता है, ठीक है जी, जो कि सुराख होता है इंटरऑरिकल रिसेप्टर में, ठीक है जी, वो क्लोज नहीं हो जाता, वो क्लोज नहीं होता आफ्टर बर्थ, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है जी, मिक्स हो जाता है। तो बेबी जो है वो फिर ब्लू लाइक उसका कलर हो जाता है, ब्लूइश उसके जो लिप्स होते हैं, ठीक है जी, वो ब्लूइश सा हो जाते हैं, जिसको और भी फेस स्ट्रक्चर भी जो है वो ब्लूइश सा हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लू बेबी साइनोसिस, ठीक है जी, ब्लू बेबी साइनोसिस। तो ये बात भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर रिसेप्टर और बेरो रिसेप्टर और लो ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर, ठीक है जी। तो हाई ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर जो कि पाया जाता है आयोटिक आर्क में, ठीक है जी, आयोटिक आर्क में, और दूसरी बात कैरोटॉइड साइनोसिस में, ठीक है जी, कैरोटॉइड आर्टरीज में पाया जाता है, जो कि कैरोटॉइड आर्टरीज किधर ब्लड सप्लाई करता है, जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। लो ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये जो है वीन होता है, ठीक है जी, वीन्स में होता है, ठीक है जी, वीन्स में होते हैं, राइट ऑरिकल्स में होता है और किडनी में होता है, ठीक है जी। तो ये लो ब्लड प्रेशर रिसेप्टर जो है वो उधर होते हैं। हम बात करें अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की तो वो 120/80 mmHg होता है, ठीक है जी, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ठीक है जी। अगर वोमेंस की बात करें 45 ईयर्स में, ठीक है जी, उसकी बात करें तो उसमें ब्लड प्रेशर होता है 160/955 95 mmHg, सॉरी। तो अगर हम मेन की बात करें तो अगर वो भी 45 ईयर का हो तो उसमें थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम होता है। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू वोमेन। तो अगर हम इधर बात करें तो 45 ईयर का मेन उसका ब्लड प्रेशर होगा 140/95 mmHg, ठीक है जी, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो ये भी जहन में याद रखें। ये तो हो गया आज का लेक्चर, और प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के लिए मैं ग्रुप में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक कर ले और जाके एमसीक्यूज़ जो है वो प्रैक्टिस कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।